नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम दुनिया भर के टॉप ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, चाहे वो साइंटिफिक ऑपरेशंस हों, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हों, चाहे वो कोवर्ट ऑपरेशंस हों। इनको हम डिटेल में पढ़ रहे थे, इनका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन फिनाले या ऑपरेशन गैरीबाल्डी की, जो कि एक कोवर्ट ऑपरेशन था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा संचालित ये ऑपरेशन था। और दोस्तों, आप सभी मोसाद का नाम भली भांति जानते होंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी है ये, और दुनिया की बहुत ही एलाइट और बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी इसको माना जाता है। इसी एजेंसी की वजह से इजराइल जो है अपने दुश्मनों के चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम रहा है पिछले 7-8 दशकों से। 1947-48 में जब इजराइल बना था, उसके बाद से ही उसके ऊपर कितनी सारी थ्रेट थी, लेकिन मोसाद ने उसको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी और उसकी आर्मी ने उसको प्रोटेक्ट किया। इसकी कहानी हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं, इजराइल पैलेस्टाइन विवाद को भी पढ़ चुके हैं, मोसाद के राइज और उसके जो इजराइल के अंदर योगदान की भी बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ऑपरेशन फिनाले की, जिसमें इन्होंने एक वॉर क्रिमिनल, एक नाजी क्रिमिनल को कैप्चर किया था अर्जेंटीना से, और उसको घसीट के ये अपने देश इजराइल लाए थे। वहां पे उसका ट्रायल चलाया और ट्रायल चलाने के बाद उसको फांसी की सजा दी। तो ये कौन था? अडोल्फ इचमैन, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ द होलोकॉस्ट कहा जाता है। इस पूरी कहानी का ये विलेन जो है, इसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों बैकग्राउंड बता देता हूं। आप सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का डिक्टेटर कौन था? अडोल्फ हिटलर। ये वो व्यक्ति था जो कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ ये यहूदियों को भी पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहता था। एंटी सेमिटिक था ये यहूदी विरोधी था। इसी व्यक्ति ने क्या किया था? यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवा के मरवा दिया था। इतना बड़ा जेनोसाइड इसने अपने देश में किया था, पोलैंड के आसपास के क्षेत्र में किया था। 60 लाख यहूदियों को दोस्तों गैस चैम्बर में डाल के मरवाया था। तो 60 लाख यहूदी मारे गए थे। तो उन यहूदियों को मारने का जो सबसे बड़ा ऑर्डर था वो तो अडोल्फ हिटलर ने दिया, लेकिन इसके साथ के जो और भी लोग थे और जो इसकी पार्टी थी वो नाजी पार्टी थी, और उसके अंदर जो मिलिट्री थी उसका नाम था एसएस बटालियन, और उसके कई प्रमुख लीडर थे। उनमें से एक आदमी का नाम था अडोल्फ इचमैन। अडोल्फ इचमैन जो था, ये भी एक बहुत बड़ा वॉर क्रिमिनल था। ये एसएस बटालियन का बड़ा प्रमुख लीडर था। इस आदमी ने क्या किया था? कई लोगों की हत्या करवाई थी। कई सारे ये जो कैंप हैं, जो कंसंट्रेशन कैंप इनको कहा जाता है, इनका निर्माण करवाया था। इसीलिए इसको द आर्किटेक्ट ऑफ द होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये आदमी जो है ये बच गया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, अडोल्फ हिटलर हार गया था, जर्मनी हार गया था, जर्मनी 2 भागों में बट भी गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बट गया था। लेकिन कुछ वॉर क्रिमिनल जिंदा रह गए थे, उनमें से एक आदमी ये भी था। बहुत सारे वॉर क्रिमिनल्स को तो धीरे धीरे करके चुन चुन के जेल में डाल दिया गया या उनको मार दिया गया, लेकिन ये आदमी जो है ये काफी लंबे समय तक बच के रहा। ये साल 1945 से 1944 के आसपास ये जो है जर्मनी को छोड़ के अर्जेंटीना भाग जाता है, और अर्जेंटीना में नाम बदल के रहता है साल 1960 तक। साल 1959-60 तक, जब तक इजराइल को ये पता नहीं चल जाता कि ये जो हमारा दुश्मन था, हमारी कौम का दुश्मन है, ये व्यक्ति जिंदा है, तब तक तो ये सुरक्षित रहता है। लेकिन जब इसका बारे में पता चल जाता है तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि ये काम करती है कि वो अपने दुश्मनों को चुन चुन के ठिकाने लगाती है, वो क्या करती है? यहां से पैलेस्टाइन, यानी जो इजराइल बन चुका था साल 1948 से, वहां से जाती है अर्जेंटीना, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाती है, और यहां पे जाके इस आदमी को पकड़ के लाती है और अपने देश में आके इसका ट्रायल चला के इसको, मतलब इसके कर्मों की सजा देती है। आप ये भी जानते हैं कि साल 1947 से पहले 1900 यहाँ पे ये जो जगह है जहाँ पे आज इजराइल बसा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पैलेस्टाइन हुआ करता था। इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। यहाँ पे अर्बन लोग रहा करते थे, अरब लोग रहा करते थे, मुस्लिम लोग रहा करते थे। धीरे धीरे करके जो है जूइश लोग जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उससे पहले ही पलायन करने लग गए थे जर्मनी जैसी जगहों से, और यूरोप से इन्होंने पलायन करके अलग अलग जगहों पे प्रस्थान किया। बहुत सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स गए, और उससे भी ज्यादा लोग जो है वो पैलेस्टाइन आए, और ये जो जगह थी यहाँ पे आके सेटलमेंट करने लग गए, यहाँ पे रहने लग गए। यहाँ पे रहने लग गए। उसके बाद एक पार्टीशन प्लान आया यूनाइटेड नेशन का 1947 में। इन्होंने कहा कि हम 2 देश बना देंगे इसी जमीन पे। एक इजराइल बनेगा जहाँ पे ज्यादा यहूदी रहते हैं, जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, और ग्रीन कलर वाला जो क्षेत्र है इसको बना देंगे हम
अरब लोगों के लिए पैलेस्टाइन नाम का देश। लेकिन उसके बाद क्या है कि अरब देशों ने और इजराइल के आसपास के देशों ने और यहाँ पे इस अरब जो पॉपुलेशन वाले लोग थे, इन्होंने इजराइल का विरोध किया, इजराइल को दबाने की कोशिश की और कहा कि हम तो ये नहीं मानते कि यहाँ पे ये इजरायलियों को रहना चाहिए, बेसिकली यहूदियों को रहना चाहिए। इन्होंने इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और इजराइल इस वॉर में जीत गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जितना यूनाइटेड नेशन ने तुमको एरिया दिया था उतना भी नहीं देंगे। और आज के समय आप इजराइल को देखेंगे तो ये जो देश है इसका पूरा कंट्रोल जो है वो यहूदियों के हाथ में है और पैलेस्टीनियन जो है वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये चीज हुई और इजराइल जो अपने अस्तित्व की लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ रहा था, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था दुनिया के किसी कोने में, तो जाके वो अपने अस्तित्व की लड़ाई में सक्षम तरीके से जीत पाए। तो उसने इस जमीन पे आके, जो कि कहाँ पे पड़ती है, मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरियन सी से लगती हुई यहाँ पे पड़ती है, ये इजराइल आज के समय है। इसके आसपास के जो भी देश आपको दिख रहे हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, इन सभी देशों के साथ इसके दुश्मनी वाले रिश्ते हैं। इन सभी देशों ने इजराइल के अस्तित्व पे सवाल उठाया था। इन सभी देशों ने इजराइल के ऊपर कई बार अटैक किए हैं, लेकिन सभी को मुंह की खानी पड़ी। किन कारणों की वजह से? एक तो इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि हमेशा एक कदम आगे रहती है इन सभी देशों से, उसको पता है कि कौन क्या कदम उठाने वाला है। और दूसरी इनकी सक्षम आर्मी, इनकी एयरफोर्स और इनकी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की टैक्टिक्स, जिसकी वजह से इन सभी देशों को इन्होंने धूल चटाई है जब जब लड़ाई लड़ी है। इसी की वजह से इसका कंट्रोल यहाँ पे मैनेज है। तो अब क्या होता है, मोसाद ने इस आदमी को कैसे अर्जेंटीना से निकाला और किस तरह से इसको खत्म किया, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन फिनाले की। ऑपरेशन फिनाले का ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि ऑपरेशन फिनाले या ऑपरेशन गैरीबाल्डी में ब्यूनस एयरेस, जो कि इजराइल अर्जेंटीना की कैपिटल है, वहां से इस आदमी को, जिसका नाम क्या है, अडोल्फ इचमैन, इसको पकड़ा, किडनैप किया और उसके बाद इजराइल के अंदर ले जाके इसको इसके जो कर्म है उनकी सजा दी और 15 वॉर क्राइम्स में ये आदमी जो है दोषी पाया गया था। उसके बाद इसको 31 मई 1962 को तेल अवीव, जो कि राजधानी है इजराइल की, वहां पे फांसी की सजा दी गई, उसको लटकाया गया। और इसका जो ट्रायल है वो भी दुनिया के सामने टेलीविजन पे हुआ था, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि एक वॉर क्राइम के साथ इजराइल कैसा बिहेव करता है और इजराइल के साथ इन वॉर क्रिमिनल्स ने किस तरीके का बिहेव किया, नाजी जर्मनी ने किस तरीके का बिहेव किया, एसएस बटालियन ने किस तरह से यहूदियों को मारा, तो उस आदमी को किस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ऑपरेशन फिनाले ही इसका नाम है, ये आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो। ये पूरा ऑपरेशन इन्होंने डिटेल में दिखा रखा है और यहाँ पे देखिए किस तरह से ये ट्रायल चला था, उसके बाद इस आदमी को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद क्या होता है, बात करते हैं सबसे पहले अडोल्फ ओटो इचमैन की। इसका पूरा ये नाम था। ये आदमी साल 1906 में सिलिगेन नाम की जगह पे जर्मनी में पैदा हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया में ये पला बड़ा हुआ। साल 1932 में इसने नाजी पार्टी को ज्वाइन किया, जो कि हिटलर की विचारधारा की पार्टी थी, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी, जो कि डिक्टेटरशिप में बिलीव करती थी, जो कि पॉपुलिस्ट विचारधारा को बिलीव करती थी। उस समय एक्सट्रीम नेशनलिज्म को वो करती थी, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलती थी। साथ ही साथ वो एक तरह से अपनी, ये क्या कह सकते हैं, मतलब वो एक एक्सट्रीम रेसिस्ट पार्टी थी। अपने आप अपनी रेस को वो सुपीरियर बताती थी और वो कहते थे कि आर्यन जो लोग हैं वही सबसे सुपीरियर है, सबसे प्योर रेस है, उसी को जीने का अधिकार है। और ये जो यहूदी हैं, स्लाविक लोग हैं और जो दूसरे मतलब अलग लोग हैं, उनको यहाँ पे हम नहीं रहने देंगे, उनको मरवाने की इन्होंने तक बात की। तो एक चीज थी हिटलर के दिमाग में, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन मतलब यूरोप के अंदर जो ज्यूज हैं उनको खत्म कर दो, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर डाल के मरवा दो। तो ये जो विचार था, ये जो आइडिया था कंसंट्रेशन कैंप का, ये अडोल्फ इचमैन को भी पसंद आ रहा था। उसने एसएस बटालियन को ज्वाइन किया, उसने इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना शुरू किया और फाइनल सॉल्यूशन के इस प्रोजेक्ट के ऊपर उसने कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स का निर्माण करके बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट उतारा, बहुत लोगों को इसने मारा और जेनोसाइड करवाई। और ये जेनोसाइड्स की वो तस्वीरें दोस्तों, जहां पे इन्होंने अलग अलग जाके टाउन जो हैं उन्होंने बसा लिए थे और वहां पे कंसंट्रेशन कैंप था, उससे फोर्स लेबर करवाया जाता था यहूदियों से। उसके बाद उनको खाना तक नहीं दिया जाता था, उनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था और बहुत ही बेरहमी से इन लोगों ने मारा, नाजियों ने मारा। उसका पनिशमेंट तो एक दिन मिलना ही था इसको। कर्मा वापस उसके पास लौट के आया। कैसे आया? उससे पहले और भी चीजें चल रही थी। जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था तो उसके बाद क्या होता है कि जो नाजी थे, जो बड़े नाजी थे, टॉप नाजी थे लीडरशिप में, हिटलर तो सुसाइड कर चुका था, उनको कैप्चर कर लिया गया। उनको जो न्यूरेमबर्ग से भागना चाहते थे उनको कैप्चर कर लिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को यहाँ पे सजा दी गई, उनके ऊपर लीगल एक तरीके से ट्रायल हुआ उनका। कुछ भाग गए थे जो,
उनको पकड़ पकड़ के जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए थे यहूदियों के, उन्होंने भी उनसे बदला लिया, उनको मारा, जिनको कहा जाता था नोकमिम। नोकमिन वो लोग थे जो अवेंजर्स थे, जो अपना बदला ले रहे थे। जिस तरीके का उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से उनकी फैमिलीज को खत्म किया गया, जिस तरीके से उनको प्रोसिक्यूट किया गया उनके लोगों को, उनका बदला लेने के लिए इन नोकमिम्स ने, इन अवेंजर्स ने सैकड़ों की संख्या में एसएस बटालियन के लोगों को पकड़ा और उनको मारा। उनको भी उस तरीके से ढूंढ ढूंढ के मारा, लेकिन एक आदमी बच गया। कौन बच गया? अडोल्फ इचमैन। अडोल्फ इचमैन क्या करता है, साल 1950 में एक झूठे नाम से, जिसका नाम होता है रिचर्ड क्लेमेंट नाम से, एक अपना नाम इस्तेमाल करता है। उस नाम से वीजा के लिए अप्लाई करता है अर्जेंटीना में, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जो है वो इसको पासपोर्ट यहाँ पे इशू करवा देती है, और उसके बाद ये चला जाता है अर्जेंटीना में साल 1950 में। साल 1950 में ये आदमी भाग के ब्यूनस एयर्स चला जाता है। वहां का एक छोटा सा जगह थी सैन फ्रांसिस्को, वहां पे रहने लग जाता है। उसके बाद वहां पे एक मेटल फैक्ट्री में काम करता है। मेटल फैक्ट्री में काम करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये टुकोमैन नाम की जगह जो है उस प्रोविंस में चला जाता है, जो कि ब्यूनस एयर्स से काफी दूरी पे है, 600 मील की दूरी पे है। वहां पे जाने के बाद एक फर्म होती है जिसका नाम होता है कैप्री फर्म। कैप्री फर्म में ये काम करता है। कैप्री फर्म जो है उसमें वो सीधा अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट वाली फर्म थी, काफी नामी फर्म थी ये, और उस समय अर्जेंटीना का राष्ट्रपति था जुआन पेरोन। जुआन पेरोन खुद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नाजियों को सपोर्ट करता था, नाजी सिंपैथाइजर था। ये इसको लगता था कि नाजियों की विचारधारा सही है और जर्मनी को जीतना चाहिए था। और उस समय अर्जेंटीना में कई ऐसे लोग थे जो कि नाजी सिंपैथाइजर थे, मतलब नाजियों से सिंपैथी रखते थे, नाजियों के प्रति उनके मन में अच्छी भावना थी। उनको लगता था कि नाजी जो है वो सही लोग हैं। इसीलिए कई सारे जो जर्मन लोग थे जो नाजी विचारधारा को फॉलो करते थे वो अर्जेंटीना में भाग गए थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जो है नाजियों की स्थिति जो है जर्मनी में बहुत खराब हो गई थी। उनको बहुत ही ज्यादा वहां पे पटकनी मिल रही थी, क्योंकि एक तरफ तो दो भागों में बट गया था देश। उसके बाद उनके अंदर के लोग जो है वो भी जानते थे कि नाजियों की वजह से हमें कितना कुछ फेस करना पड़ा। इसलिए ये आदमी जो है यहाँ पे भाग गया और अपना एक वीजा बनवा के, झूठा वीजा बनवा के ये अर्जेंटीना घुस गया। अब ये बात जो है काफी समय तक छिपी रही। ये अपनी वाइफ, इसके 2 बच्चे थे, 1952 में यहाँ पे जाके टुकोमन में आराम से रह रहा था। इसने इवन क्या किया, अपने बच्चों को भी एक जर्मन स्कूल में वहां पे भेजा जो कि प्रो नाजी प्रोपोगेंडा को प्रमोट करती थी, एंटीसेमिटिक प्रोपोगेंडा को भी सपोर्ट करती थी। एंटीसेमिटिक मतलब जो यहूदी विरोधी विचारधारा है, जो एजेंडा है, उसको प्रमोट करने वाली स्कूल में इसने भेजा। क्योंकि ये आदमी जिस तरीके की प्रवृत्ति का था, जिस तरीके की इसकी सोच थी, वो तो बदलने वाली थी नहीं। वहां पे भी जाके यहूदी विरोधी एजेंडा ही ये चला रहा था। वहां पे भी अपने बच्चों को भी वही एजुकेशन दे रहा था, जिस प्रोपोगेंडा की वजह से इसका देश बर्बाद हो गया, उस प्रोपोगेंडा को ये अपने बच्चों को कंटिन्यू कर रहा था। क्योंकि इस तरीके की सोच थी इसकी, उस सोच को ये बदल नहीं पाया, वहां पे जाके रहने लग गया। और इसके आसपास के ग्रुप में कई ऐसे लोग थे जो कि जानते थे कि ये कौन है, कहां से आया है, इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, लेकिन बहुत इसके काम क्लोज लोग ही जानते थे। साल 1953 के अप्रैल महीनों में कैप्री फर्म जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई और इचमैन अपनी फैमिली को लेके ब्यूनस एयर्स शिफ्ट हो गया, राजधानी में शिफ्ट हो गया अर्जेंटीना की। वहां पे जाके मर्सिडीज बेंच ने इसको हायर किया। बड़ा ब्रांड है, आप जानते हैं मर्सिडीज बेंच। वहां पे ये काम करने लग गया और वही नाम जो है रिचर्ड क्लेमेंट, उसी को इस्तेमाल करता था। साल 1959 तक ये वहां पे काम करता है। लेकिन उसी दौरान साल 1957 में फ्रिट्ज बेयर नाम का एक जर्मन जूइश प्रोसिक्यूटर होता है जो इसको ढूंढ रहा होता है कि ये आदमी, इसको पता होता है कि जिंदा तो है, इचमैन है, लेकिन है कहां पे। इसको इन्फॉर्म मिलती है लूथर हेरमन नाम के एक हाफ जूइश व्यक्ति के द्वारा, जो जर्मनी के अंदर बोर्न था और वो अर्जेंटीना आया था। और उसने बताया कि उसकी बेटी, यानी इस लूथर हेरमन की बेटी ने ये जो हिचमैन है, इसके मतलब अडोल्फ हिचमैन जो है, सॉरी इसका नाम मैं भूल जाता हूं, हिचमैन जो है इसके बेटे के साथ डेट किया है। और उस डेट के ऊपर हिचमैन के बेटे ने, निकोलस जिसका नाम था, उसने ये बताया कि मेरे पापा कौन है। मेरे पापा तो पहले जर्मनी में एसएस बटालियन में रह चुके हैं, अडोल्फ हिटलर के वो बड़े करीबी थे। और ये बहुत अच्छा होता कि नाजी अगर अपना पूरा काम कर लेते, मतलब यहूदियों को समाप्त कर देते, दूसरे विश्व युद्ध में जीत जाते, तो ये बहुत अच्छा होता जर्मनी के लिए। और ये दोनों ही जर्मन होते हैं, तो ये बात आपस में कर लेते हैं। और इस बेटे ने जो कबाड़ा किया ना, वो हिचमैन को पड़ा बहुत भारी। हिचमैन को के बेटे ने स्लाविया नाम की जो बेटी थी, किसकी, लोथर हेरमैन, जो कि खुद एक हाफ जूइश था,
उसको बता दिया अपने पिता के आइडेंटिटी के बारे में। अब ये आइडेंटिटी पता होने के बाद इस हरमन ने क्या किया, ब्यूएस को ये बात बता दी कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पे इचमैन तो रहता तो है, मेरी बेटी ने बताया है, उसका मेरी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो उसका बाप है, ये बात उसको पता चल गई। ये बात हो गया। उसके बाद ये है कि शुरुआत में ब्यूअर ने किसी को बताया नहीं। ब्यूअर जो है ये कोई ऐसा नहीं था, कोई मिलिट्री का आदमी था कि या फिर इसको ज्यादा चीजें पता थी। तो ये आदमी शुरुआत में तो जर्मनी के लोगों को बताता है, जर्मनी में कि एक देखिए अपना वॉर क्रिमिनल जो है वहां पे रहता है। जर्मनी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ब्यूअर ने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन जो है इजरायलियों को भेज दी, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर तक ये बात पहुंची, जिसका नाम था वॉल्टर ईथन। वॉल्टर ईथन ने ये बात जो है आगे चल के मोसाद के चीफ इसर हेरल को पहुंचा दी। इसर हेरल एक बहुत ही बड़े नाम थे मोसाद के डायरेक्टर रहे थे, और मोसाद को इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल एजेंसी बनाने में अहम भूमिका निभाई। हारेल ने ये डिसाइड किया कि देखिए वो आदमी जिसने इतने लोगों को प्रोसिक्यूट किया, इतने यहूदियों के साथ टॉर्चर किया, मोसाद की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी को न्याय तक पहुंचाई, उस वॉर क्रिमिनल को, उस अत्याचारी को हम किनारे उसको लगाएं, उसको ठिकाने लगाएं, उसको सजा दिलवाएं। सजा दिलाने का दो तरीके हो सकते थे, या तो जाओ अर्जेंटीना जाओ और उसको मार दो, उसको गोली मार दो, उसको जहर दे दो, उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। इजी टास्क फॉर मोसाद ऑब्वियसली। लेकिन हेरेल चाहता था कि उस आदमी को हम लाएंगे इजराइल में, उसको ऊपर ट्रायल चलाएंगे और उसके ऊपर मुकदमा चला के उसको प्यूनिटिव घोषित करेंगे, उसको सजा देंगे और दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे। ये काम बड़ा मुश्किल था। किसी दूसरे देश में जाना, अर्जेंटीना में जाना, जो कि उस समय तक इजराइल के लिए एक मित्र देश नहीं था। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जाके एक आदमी को एब्डिकेट करना, उसको कैप्चर करना और उसके बाद उसको एक एरियल रूट के थ्रू अपने देश में लाना एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन मोसाद को करना था और मोसाद कर सकती थी। इसी के ऊपर जो इसर हेरेल है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, द हाउस ऑफ द गैरिबाल्डी स्ट्रीट। और ये इसका नाम ऑपरेशन गैरिबाल्डी भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये जो स्ट्रीट थी जहां पे कैप्चर किया गया था इचमैन को, उसका नाम था गैरिबाल्डी स्ट्रीट, द कैप्चर ऑफ एडोल्फ इचमैन। इस ऑपरेशन को इन्होंने दिया, इसके ऊपर इसको डिटेल में इन्होंने इस किताब में लिखा है। बहुत मुश्किल काम था और उसमें काफी सारी चीजें, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं नाजी विचारधारा को और नाजी लोगों को सिंपैथी देती है, तो उनको नहीं पता चलना चाहिए। रिश्ते भी खराब नहीं होना चाहिए, हमारे एजेंट भी पकड़े नहीं जाने चाहिए और उस आदमी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इसीलिए इचमैन ने सोचा कि इस आदमी को पकड़ना तो है, बदला तो लेना है इससे, लेकिन इसको सजा देके दुनिया के सामने एग्जाम्पल पेश करके ये काम करना है। इसके बाद एरेल जो है, इसर हेरेल, जो कि मोसाद के प्रमुख थे, डायरेक्टर थे, और वो सीधा किसको रिपोर्ट करते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री को। मोसाद का जो डायरेक्टर है वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। उस समय प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन, पहले प्रधानमंत्री थे इजराइल के। इनको जाके पूछा जाता है कि क्या मैं प्रोसीड करूं, क्या मुझे ये ऑपरेशन को करना चाहिए और उस आदमी को यहाँ लाके हमें सजा देनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑब्वियसली गो हेड, और ऑपरेशन मशीनरीज इक्विपमेंट्स को आप इकट्ठा कर लो, आप अपने एजेंट्स को की टीम को तैयार करो और आदमी को लाओ और यहाँ पे सजा देंगे। तो ये इसर हेरेल हैं और ये पहले डेविड बेन गुरियोन हैं, जो कि इनके पहले राष्ट्रपति थे। गुरियोन ये प्रधानमंत्री थे, सॉरी, वहां पे भी प्रधानमंत्री ही सबसे सुपीरियर होता है। ये डेमोक्रेसी जो है उस तरह से काम करते हैं, कहीं पे प्रधानमंत्री कहीं पे राष्ट्रपति, ऐसे होता है ना, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति प्रमुख है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री है, उसी तरीके से इजराइल में भी प्रधानमंत्री है। उसके बाद मोसाद ने टिप को फॉलो किया, देखा कि कहाँ कहाँ क्या बताया गया है, उस एड्रेस पे वो पहुंचे जहां पे एडोल्फ हिचमैन को होना था, लेकिन वहां पे तो कोई नहीं रहता था, वो आदमी तो वहां से निकल चुका था क्योंकि ये जो पहले की टिप थी ये पुरानी हो चुकी थी, उसने वो जगह छोड़ दी थी क्योंकि वो उस समय तक ब्यूनस एयर्स में रहने लग गया था और उससे पहले की जगह जो थी उसने जगह छोड़ दी थी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, मोसाद जो है इचमैन को खोज रही थी। अब इचमैन को खोजने के दौरान बहुत सारी चीजों का उनको पता करना था। देखिए डिफिकल्ट टास्क क्यों था, सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिटी ही निकलना मुश्किल काम था क्योंकि ये जो आदमी जिसको बताया गया था कि क्लेमेंट है, क्लेमेंट ही इचमैन है, अगर वो नहीं हुआ तो, और किसी गलत आदमी को हम उठा के ले आए हमारे देश में, उसके ऊपर मुकदमा चला दिया और वो गलत आदमी निकला तो कितनी थू-थू हो जाएगी हमारे देश की। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी गलत आदमी को तो पकड़ना ही नहीं है। अब बात ये है कि इचमैन को कैसे पकड़ा जाए। उसने अपना नाम बदल लिया और उसके अलावा जितने भी एविडेंस थे जो ये प्रूव करते थे कि ये इचमैन है, एडोल्फ इचमैन है, वो सारे एविडेंस उसने डिस्ट्रॉय कर दिए
उसने इवन जो एसएस बटालियन के टैटू थे उसकी बॉडी पे वो भी मिटवा दिए। उसके अलावा जो पिक्चर्स थी अवेलेबल थी इचमैन की वो भी बहुत ब्लर ब्लर तस्वीरें थी, उसमें पता नहीं चल रहा था कि ये इचमैन है कि नहीं है, कोई किसी भी तरीके का फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल नहीं था। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि पहले तो ये पता करना कि ये जो व्यक्ति है ये क्लेमेंट ही इचमैन है कि नहीं। लेकिन उसके बाद पहला ब्रेक थ्रू मिलता है साल 1959 में। 1959 में क्या होता है कि जर्मन जियोलॉजिस्ट एक आदमी होता है, जर्मन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम होता है जेराल्ड क्लेमर। अब देखिए वो क्लेमेंट था जो कि इचमैन है, ये क्लेमर है, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लेमर जो है ये कैप्री कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि एक आदमी रिचार्डो क्लेमेंट नाम का आदमी इस कंपनी में काम तो करता है। अब ये आदमी है कैसा, कैसा दिखता है, क्या है, उसकी पता करा जाता है। ये है सबसे पहले जो है इसकी कहीं ना कहीं से तस्वीर जुगाड़नी पड़ती है और उसके बाद ये क्लेमर जो है क्लेमेंट की आईडी भी जान जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जिन लोगों के बीच में रहता था इचमैन, अब क्लेमेंट नाम से रहता था भले ही, लेकिन ये जिस ग्रुप में रहता था वहां पे सब नाजी लोग थे, वो नाजी विचारधारा को सपोर्ट करते थे और ये उसी तरीके के ग्रुप में रहता था। तो इसको पता था कि कहीं ना कहीं इस आदमी को प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो ये नाजी है, चाहे इसका नाम जो भी हो। उसके बाद साल 1959 में इसने क्या हुआ, क्लेमर ने, जो आदमी यहाँ पे पहले से काम कर रहा था क्लेमेंट के साथ, इसने अपने एक दोस्त को जो कि एक प्रीस्ट था उसको बताया कि भाई ये नाजी जो है यहाँ पे रहता है, इसको सब ग्रुप के लोग प्रोटेक्ट करते हैं और ये इसकी विचारधारा थोड़ी खराब है, गलत आदमी है ये और ये एक वॉर क्रिमिनल है। इस प्रीस्ट ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को ब्यूअर को भेज दिया। ब्यूअर जिसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन भेजी थी, ब्यूअर ने फिर से वो इंफॉर्मेशन जो है मोसाद को भेज दी और एक तस्वीर भी भेजी और इस तस्वीर ने बड़ा इसको काम किया। ये तस्वीर में यहाँ पे दिखा इनको रिचार्डो क्लेमेंट जो कि एक्चुअल में कौन है, एडोल्फ इचमैन। इचमैन यहाँ पे दिख गया, पता चल गया कि भाई फाइनली यही आदमी है। अब तस्वीर से भी काफी कुछ क्लियर हो चुका था, पता भी चल गया था, लेकिन अभी भी मोसाद को यह सुनिश्चित करना था कि जिस आदमी को हम उठाने वाले हैं वो सच में नाजी एडोल्फ इचमैन ही हो। तो उसके लिए इन्होंने एक और चीज देखी कि देखते हैं कि इसके मोमेंट क्या है, ये क्या क्या करता है। पूरी तरीके से सर्विलेंस करी, इसके यहाँ पे एजेंट जो हैं बाहर पहरा देते थे, पता नहीं चले इस तरह से। फोटोग्राफी करी, हाउस को कंटिन्यूसली निगरानी में रखा, उसके अलावा टेलीफोनिक जो लेंस है उनका इस्तेमाल किया। हर तरीके से इसकी चीजों को इन्होंने एक तरह से देखा कि कैसे ये आदमी किस किस तरह से रहता है। बहुत हद तक इनको ये फिक्स हो चुका था कि ये आदमी क्लेमर जो है यही इचमैन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनको और होना था, एक और प्रूफ इनको चाहिए था। तो साल 1960 के 21 मार्च को ये जो है क्लेमेंट जो है बस से उतरता है और उतरने के बाद अपने घर जाता है। तो उसके घर में उसके हाथ में एक बुके होता है, फूलों का बुके होता है और क्लेमेंट के हाथ से ये बुके जो है वो और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सजी सवरी रहती है। उसके बच्चे जो है वो भी अच्छी ड्रेस पहन रहे होते हैं। एक ऐसा माहौल लगता है कि जैसे कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन के मूड में है, कोई ओकेजन पे लोग जो है कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इनको ये बात पता होती है मोसाद को कि 21 मार्च का जो दिन है वो इचमैन, जो ओरिजिनल इचमैन है एडोल्फ इचमैन, उसकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी होगी, यानी 25वीं सालगिरह होगी और उस दिन वो सेलिब्रेट करेगा। और उस दिन उसने सेलिब्रेट किया। रिचर्डो क्लेमेंट ने, जो कि इचमैन से नाम से जो है छिपा हुआ था, इचमैन जिस नाम से छुपा हुआ था, उस दिन इनको क्लियर हो गया मोसाद को कि यही एडोल्फ इचमैन है। इसी आदमी को हमें एब्डिकेट करना है, इसी को उठाना है और इसी को इजराइल तक पहुंचाना है। ये होने के बाद हैरेल जो है, इसर हैरेल जो डायरेक्टर हैं मोसाद के, वो खुद इस मिशन को लीड करते हैं और इसको खुद वो कहते हैं कि अब हम इसको करेंगे। इसको प्लान करने के लिए ऑपरेशन फिनाले नाम का एक ऑपरेशन डिक्लेयर किया जाता है, जिसके अंदर पूरी टीम बनाई जाती है कि कौन तो कैप्चर करेगा, कौन उसको लाएगा, किस तरह से उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, किस तरह से वहां से अर्जेंटीना से निकलने का रास्ता तय किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, ट्रेवल एजेंसी कौन होगी, सभी चीजों का यहाँ पे इन्होंने तैयारी करी, पूरी डिटेल करी। एक माइनर से माइनर डिटेल के ऊपर इन्होंने काम किया। इसीलिए मोसाद सक्सेसफुल होती है अपने ऑपरेशंस में, क्योंकि वो हर एक माइनर डिटेल के ऊपर ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज कहीं पे भी हम फंस ना जाएं, कहीं पे भी हमें रुकना नहीं है। मई 1960 में अर्जेंटीना अपना 150वां इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला था। उसी दौरान इजरायली ऑपरेटिव्स, इजराइल के मोसाद के एजेंट्स इजराइल अर्जेंटीना में घुस चुके थे। 30 लोगों की टीम, सभी के सभी लोग जो हैं वो इसर हैरेल के द्वारा हैंड पिक एजेंट थे। सभी को उन्होंने खुद चुना था कि कौन क्या क्या काम करेगा, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई थी। साथ ही ये 30 लोग जो हैं कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट से भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे।
वैसे तो इजराइल के लगभग सभी लोग जो है वो इस पीड़ा से निकल के आए थे, जो जर्मनी में जो कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन बहुत सारे एजेंट इन 30 लोगों में से वो थे जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया था, अपने भाई बहन को खोया था, या कुछ कहीं ना कहीं से वो उससे भाग के आए थे, कहीं ना कहीं से वो इस होलोकास्ट से पीड़ित रहे थे। उन सभी ने इस ऑपरेशन में किया। साथ ही साथ इस ऑपरेशन में वो लोग थे जिन्होंने अरब देशों के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल के इजराइल के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। तो एक बेस्ट ऑफ बेस्ट की टीम यहाँ पे तैयार थी जो कि इजराइल के अंदर घुसी हुई थी, और उन्होंने कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सके कि हमें हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाए या हमारा पता चल जाए कि इजराइल के कुछ लोग जो हैं वो अर्जेंटीना में घुसे हुए हैं और वो एक सीक्रेट मिशन के ऊपर हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लेन कनेक्शंस, हेल्थ सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर्स रेफरेंस और यूनिट के सारी की सारी चीजें, ट्रेवल एजेंसी, सभी चीजों को इन्होंने वेल मैनेज किया, आइडेंटिटी रखी और आइडेंटिटी को चेंज करके ये यहाँ पे घुस गए। 2 लोग सबसे पहले यहाँ पे घुस रहे हैं इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर 2 लोग घुसते हैं जिनको ये टारगेट दिया जाता है कि तुमको तो कैप्चर करना है, तुम्हें पहले निगरानी रखनी है, तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या मूवमेंट होगा, कब वो आदमी घर आता है, कब बाहर जाता है, कौन कौन से उसके मोमेंट है, कौन कौन सा उसका रूटीन है, ये सारी चीजें जो हैं उनको ध्यान रखना था। साथ में उनको ये भी ध्यान रखना था कि इजराइल की अथॉरिटी को कहीं भी शक ना हो जाए कि हम कहीं पे भी यहाँ पे हैं। तो उन्होंने एक सेफ हाउस लिया सबसे पहले, तो उसके बाद वो बार बार अपनी कार बदलते रहते थे, बार बार वो अपनी जगह बदलते रहते थे, रिलोकेट होते रहते थे, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, निगरानी रख रहे थे इसके ऊपर, एडोल्फ इचमैन के ऊपर। 11 मई को मोसाद के ऑपरेटिव जो है यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि शाम को 7:30 बजे, तकरीबन 7:35 पे वो जो है अपनी एक लोकेशन पे पहुंचते हैं। रोड पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि एक गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं रोड पे, और यहाँ से बगल से एक बस आने वाली होती है। उसको उनको पता है कि रोज एक ही बस में आता है, लगभग 7:40 को ये जो एडोल्फ इचमैन है ये पहुंचता है। 7:40 पे जब बस से उतरेगा उसके बाद इसको गाड़ी में डाल के हो जाएंगे हम गायब यहाँ से। ये होते हैं। एक गाड़ी आगे खड़ी होती है, देखिए पीछे वाली स्लाइड जो है मैं आपको बस बता रहा हूँ, आगे तस्वीर में बता देता हूँ। एक गाड़ी आगे खड़ी होती है, इस गाड़ी को ये इस तरह से दिखाते हैं कि इसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, उसके इंजन को खोल रहे होते हैं। एक साइकिल वाला व्यक्ति भी आता है, वो कहता है कि मेरी मदद चाहिए क्या आपको, नहीं, ये कहते हैं नहीं नहीं सर, हम ठीक है, हम कर लेंगे, ठीक मैनेज कर लेंगे। इसके 30 यार्ड पीछे एक और गाड़ी खड़ी होती है जो इनके बैकअप प्लान की तरफ होती है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसके अंदर जो बैठे एजेंट हैं दो, वो इसके ऊपर एक्शन ले सकें। उसके बाद 7:30 बज जाते हैं, 7:35 पे तो यहाँ पे खड़े रहते हैं, 7:40 होते हैं, एडोल्फ इचमैन नहीं आता। 7:50 पे 8 बजे एक और बस आती है, उसमें भी इचमैन नहीं आता। इनको लगता है कि क्या हमें मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए, क्या आज वो व्यक्ति आने वाला नहीं है, क्या हम उसे पता चल गया, क्या हमें कोई दूसरा प्लान करना चाहिए, क्या हमें कल फिर से इस प्लान को ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि एक ऑपरेशन जो उस दिन नहीं हुआ और उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो वो ऑपरेशन दोबारा करना उसमें सालों लग जाते हैं कई बार। तो इसलिए इन्होंने वेट करना मुनासिब समझा, सोचा कि 8:30 बजे तक हम इंतजार करेंगे। 8:30 बजते हैं और 8:30 बजने तक का वेट करने की बात होती है, लेकिन 5 बाद ही 8 बजे के 8:05 पे एक और बस आती है और वहां से एक आदमी वॉक करता हुआ आता है गैरीबाल्डी स्ट्रीट से, और उस स्ट्रीट में उस आदमी को देखते ही एक मोसाद एजेंट उसको पहचान जाता है, मानता है कि यही इचमैन है। इचमैन को ये पकड़ते हैं, गाड़ी के अंदर धक्का दे, पहले तो उसको बोलते हैं हेलो, नाम से उसको बोलते हैं। वो पीछे देखता है, उसको दबोच लिया जाता है, गाड़ी के अंदर डाल के घुटने के नीचे दबा के उसके मुंह को ब्लॉक करके, और उसके बाद धीरे उसको बांध के और उसको ले जाते हैं। 10 मिनट में ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है, पूरा बांध के और उसको ले जाते हैं। उसको धमकी देते हैं कि अगर तू एक बार भी चिल्लाया तो सीधा गोली तेरे सर पे लगेगी, तो चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं करना है। उसको भी पता है कि अब तो अंत आ चुका है और जिन लोगों ने उसको पकड़ा है वो कौन होंगे, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को तो खुद जानता ही था ना। अगले 50 मिनट में उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसको सेफ हाउस में ले जाके गैराज में पार्क कर दिया था। उसके बाद उनकी बस आ जाती है और उसके बाद उसको वहां उस जगह ले जाते हैं जहां पे मोसाद के दूसरे एजेंट्स भी बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि एसएस बटालियन का ये व्यक्ति है क्या, तो वो जहां से टैटुओं को मिटवाया गया था, एसएस बटालियन के टैटुओं को, वो थोड़े बहुत आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि यही है। उसके बाद एक मोसाद का इंट्रोगेटर जो होता है, इंट्रोगेशन करता है, इसको मार धाड़ करके पूछता है इससे कि तू कौन है, तेरा एक्चुअल नाम क्या है। तो धीरे धीरे करके जब इसको हिट किया जाता है तो रिचार्डो क्लेमेंट इवेंचुअली बता देता है कि उसका नाम क्या है, एडोल्फ इचमैन उसका रियल नाम है। उसके बाद 1 सप्ताह तक उसको एक सेफ हाउस के रूम में रखा जाता है।
1 वीक तक वो आदमी, इजराइल के एजेंट सभी लोग अर्जेंटीना में हैं। अगला प्लान क्या था कि अर्जेंटीना से बाहर निकलना है। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि एक आदमी गायब हुआ है तो पुलिस केस हुआ होगा, एफआईआर दर्ज कराई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी फैमिली को उसकी आइडेंटिटी पता थी। उन्होंने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, सब जगह पे फोन किया, जानना पहचानने की कोशिश करी कि कहाँ गया है, लेकिन पुलिस को नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। अगर आइडेंटिटी रिवील हो गई और लोगों को पता चल गया कि वो नाजी वॉर क्रिमिनल है, तो हो सकता है कि लोग जो है हमारे खिलाफ हो जाएं, हमारे लिए भागना मुश्किल हो जाए यहाँ से। तो उन्होंने कुछ समय के लिए तो इस चीज को अवॉइड किया, 1-2 वीक तक तो अवॉइड किया। उसके बाद क्या होता है, 20 मई को फाइनली, मतलब 11 को ऑपरेशन हुआ था उसको कैप्चर करने का, 20 मई को क्या होता है कि एल एल नाम की प्लेन से इनको ब्यूनस एयर्स से निकलना होता है, इनको पहुंचना होता है अपनी राजधानी तेल अवीव को पहुंचना है। लेकिन इनको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि कहीं भी अर्जेंटीना को पता नहीं चल जाए। अगर अर्जेंटीना को पता चल गया तो ये आदमी जो है, इसको तो हम ले जा नहीं पाएंगे, साथ ही हमारे एजेंट्स भी पकड़े जाएंगे। ये इनका, अब इनके लिए इनको प्लान करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, मोसाद के एक एजेंट को हॉस्पिटल के अंदर जो उसका एक फेक वो बनाते हैं कि इसको ब्रेन डैमेज है, एक एक्सीडेंट में हो गया है, उसका उस ऑपरेशंस के दौरान उसको उस आदमी की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, वो आदमी जो है जो ठीक हो चुका था उसकी आइडेंटिटी की जगह इसका इचमैन की आइडेंटिटी लगा देते हैं। इसकी फेक फोटोग्राफ लगा के उस पेशेंट की आइडेंटिटी जो है वो चेंज करके ये प्लान करते हैं कि ये आदमी जो है, जो कि जिसको ब्रेन हैमरेज हुआ, उसकी जगह इसको रिप्लेस करके इस आदमी को ये कहते हैं कि ये ठीक हो गया है, अब इसको अपने देश इजराइल को लौटना है। तो ये आदमी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, इसकी जगह हिचमैन को लगाया जाता है। हिचमैन की फोटोग्राफ लगा के कहा जाता है कि यही बीमार था जिसके ब्रेन डैमेज हुआ था, अब इसको हमें ले जाना है इजराइल। तो ये प्लान करके उसके बाद इनको परमिशन मिल जाती है, फाइनली जो है पहुंचाया जाता है इचमैन को इजराइल, और इजराइल इसको ले जाते हैं। किसी को शक्कानो कान नहीं होती है। बड़ा कमाल का इन्होंने मिशन किया, किसी को पता नहीं चला। 2 दिन बाद इचमैन जब पहुंच गया था इजराइल में, 23 मई 1960 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरेन ने क्या कहा, अपनी पार्लियामेंट में घोषित किया कि इचमैन जो एक नाजी है, एक नाजी क्रिमिनल है, जो कि ज्यूइश होलोकास्ट का एक बड़ा लीडर रहा है, एक उसका आर्किटेक्ट रहा है, उसको हम पकड़ के कैप्चर करके इजराइल में ले आए हैं, अर्जेंटीना से उसे कैप्चर किया है हमने। ये सब चीजें इन्होंने बताई, पूरी दुनिया को लगा कि ये क्या कमाल का ऑपरेशन कर दिया इजराइल ने। और उस समय थोड़े से रिश्ते जो है इजराइल और अर्जेंटीना के बीच में थोड़ा सा दिक्कत आई, क्योंकि इजराइल के ऑपरेटिव्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और अर्जेंटीना को कुछ हद तक नाराज कर दिया था कि किसी देश की सॉवरेनिटी के अंदर घुस के उसको इन्फ्रिजमेंट किया है, उसको छेड़छाड़ करी है, वहां के एक सिटीजन को उनको बिना बताए आप कैप्चर करके यहाँ पे लाए हो। तो ये एक इशू था, लेकिन बाद में इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ठीक हो गए। और इसी दौरान क्या है, ज्यादातर दुनिया भर के देश जो हैं, और दुनिया की यही ओपिनियन थी कि एक ऐसा क्रिमिनल, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, उसको सजा तो मिलनी चाहिए, उस विलेन को जस्टिस तो मिलना जरूरी है। इजराइल का अधिकार है कि उस आदमी को वो न्याय, उस आदमी के ऊपर एक्शन लें, उसको सजा दिलवाएं और अपने लोगों को न्याय दिलवाएं। तो ये काम हुआ रिवोल्यूशन के दौरान जब 12 जुलाई 2 महीने बाद तकरीबन, उनकी वाइफ, इचमैन की जो वाइफ थी वेरोनिका, इसने अर्जेंटीना के फेडरल कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई, कहा कि मेरा पति ने भले ही नाम बदल के रखा हो, लेकिन उसका किडनैपिंग की गई है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसको कुछ ना कुछ कहा जाए, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, अर्जेंटीना के कोर्ट ने पूरा रिव्यू किया, लेकिन कोई इसके रिजल्ट पे पहुंचने का एक केस जो है 1962 में जो है इसको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि इचमैन के किडनैपर्स की आइडेंटिटी को कोई भी पहचान नहीं पाया, किसी को रिवील हुई नहीं। फाइनली क्या है, एक ट्रायल होता है, इचमैन ने 9 महीनों को जेल में रखा गया। उसके बाद उसके ऊपर एक केस चलाया गया, जिसमें उसके ऊपर वॉर क्राइम, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस चलाए गए। 11 अप्रैल 1961 से इसके ऊपर ये केस चलना शुरू हुआ। बेथहाम कम्युनिटी का जो सेंटर है जेरूसलम में, जहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे 3 जजों की एक टीम बना के इसके ऊपर केस चलाने को प्रोसीड किया गया। इसको भी वकील मिला, और इसके खिलाफ जो केस था उसके को तो वो तो मिला ही, ऑब्वियसली पुलिस को तो मिला ही, मोसाद को तो मिला ही। मोर देन 100 विटनेस, 100 से ज्यादा गवाहों ने गवाही दी। 14 वीक तक ट्रायल चला,
और ये कहा गया कि इस आदमी ने इतने लोगों को मरवाया है, ये उस समय मौजूद था जिस टाइम पे लोगों की हत्याएं करी गई, जब गैस चैम्बर्स में डाल के, कंसंट्रेशन कैंप में डाल के यहूदियों को मारा गया था जर्मनी के अंदर। तो ये आदमी वहां पे ऑर्डर दे रहा था, आदेश दे रहा था। इचमैन ने कहा कि मैं तो जॉब में था अपनी और मुझे जो आदेश दिए गए थे मैं तो वो फॉलो कर रहा था, लेकिन इसकी बात में कोई दम नहीं था। इसको कन्विक्ट किया गया, 15 से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे में दोषी पाया गया, चाहे वो वार अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, क्राइम अगेंस्ट जूइश पीपल हो, क्राइम अगेंस्ट एक मेंबर बनने के लिए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाजी पार्टी का मेंबर होने के लिए, ये सभी इसके ऊपर 15 मुकदमे चले और 15 में दोषी पाया गया। 29 मई 1962 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया और इसको फांसी की सजा दी कि 1 जून 1962 को इसको फांसी पे लटका दिया जाए, और 1 जून 1962 को इसको फांसी पे लटका दिया गया। ये इसका ऊपर ट्रायल हुआ। उस आदमी को, जो कि एक वॉर क्रिमिनल था, जो कि एक नाजी था, दुनिया के सामने उसको प्रोजेक्ट किया, दुनिया से उसको, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने बीच में लेके आए थे वो, और उसको सजा दी। इसका ट्रायल टेलीविजन पे हुआ और इजराइल की एजेंसी मोसाद ने फिर से दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि हम अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं, उसको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के निकालेंगे और यहूदियों के ऊपर जो हुआ अत्याचार है उसका बदला लेंगे। तो ये सब चीजें हुई थी ऑपरेशन गैरीबाल्डी या ऑपरेशन फिनाले में। अब ऐसे ही और ऑपरेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन आ चुकी है। इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से आप इन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पे जो है प्रीमियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स हो, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हो, अपलोड हो चुका है। हमारा बायोलॉजी का कोर्स भी आ चुका है 10th और 11th क्लास का, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आ रही हैं। फिलोसॉफी का कोर्स भी यहाँ पे आ चुका है। साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, कौन से वीडियो में आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरीके का भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।